तो जो घूस दे करके पोस्ट पर आया है, कोई वीडियो अगर 25 लाख रुपया दे करके नानपुर, पुपरी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में अगर वीडियो बनता है तो पहले वो 25 लाख रुपया किसी भी हालत में लाए। उसको शर्म आना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को ये बात बोलना पड़ता है कि तुम अपने घर पर तिरंगा लगाओ। अरे बेवकूफ, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तुम तो देश को लूटने आए हो। कहे ही थे झोला लेके आए हो, झोला लेके चले जाओगे। झोला लेके तुम जरूर आए थे, लेकिन सूटकेस में भर कर जाओगे। पूरी दुनिया जानती है क्या भर कर जाओगे तुम। माने देशवासी को कहोगे तिरंगा लगाने के लिए, तब लगाएगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्य पर। और पूरा देश हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहा है, जैसे साला कोई बड़का तीर मार लिया हो, भारत से गरीबी को मिटा दिया हो, बेरोजगारी को मिटा दिया हो। तिरंगा लहराने की बात करते हो। एक गरीब आदमी से 11,000 रुपया बॉडी देने के लिए मांगा जाता है, उस पर तुम्हारा कोई विभाग का कोई बयान आया है? वो रंजीत कुमार झा अपनी जान पर खेल करके उससे लड़ गया। कहीं से आप किसी पुलिस वाले का, MP MLA का बयान सुने हैं? लेकिन एक आरती जिसके चक्कर में छोटू मारा गया, उस पर सब MP उसको अपना बेटी बनाने के लिए तैयार है, घरवाली बनाने के लिए तैयार है। प्रशासन की टीम वहां पर बैठी है, 3 स्टार पुलिस ऑफिसर है, कंधे पर 3 स्टार लगा होता है तो बड़ा अधिकारी होता है। क्या कर रहा है वो? जी, मजा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247 फेसबुक और यूट्यूब पर। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह स्ट्रेचर पर है, उसके सबसे बड़ी सबूत मिली है मधुबनी के सदर अस्पताल में, जब वहां पर एक पीड़ित परिवार के परिजनों को लाश लौटाने के लिए 11,000 रुपये पोस्टमार्टम के बाद मांगा जा रहा है। कि सही है ये? पोस्टमार्टम, लाश से खिलवाड़ हो रहा है, लाश से पैसा खेल रहे हैं लोग। जी, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। उसमें एक मरे हुए व्यक्ति को 4 दिन तक बड़े हॉस्पिटल में, जिसका मालिक दिग्विजय पाटिल है, उसमें इलाज चलता है। सारे डॉक्टर ये बात जानते, वही हॉस्पिटल उसको मार करके बाहर निकाला रहता है जी। पैसा के चलते उसको बॉडी नहीं देता रहता है। और अक्षय कुमार की एंट्री होती है एज अ रोल फॉर गब्बर। और जब वो आता है गब्बर बन के, तो उनकी बेवा जो होती है, विधवा जो होती है, उनको बोलता है कि अब आपको पैसे की दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उस मरे हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर एडमिट लेते भी हैं। उसके बाद 4 दिन इलाज किया जाता है, जमा 4 लाख रुपया लिया जाता है। उसके बाद बताता है कि आदमी तो मर गया, सॉरी। अक्षय कुमार बोलता है, अब आएगा डॉक्टर और बोलेगा सॉरी, ही इज नो मोर जी। और वो आता है, डॉक्टर बोलता है सॉरी, हम नहीं बचा पाए उनको। तो ये हिंदुस्तान की गाथा है, मधुबनी की गाथा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के हर एक साल हजारों केस होते हैं। यहाँ तो 11,000 रुपया लेकर सब देने की बात हो रही थी। मधुबनी वाले घटना की अब जिक्र करते हैं, सवाल आपका वहीं से था। 11,000 रुपया जो कार्यकर्ता है अस्पताल के, वो जो मांग रहे हैं, वो मांगे भी है, उसका वीडियो भी है। और वो दारू भी पिए हुए हैं, बेहद नशा की हालत में है वो। प्रशासन भी है वहाँ। और वहाँ पर मधुबनी की जो प्रशासन व्यवस्था है, उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है। और उसको अरेस्ट करने के बदला प्रशासन उसको कह रहा है, जो तू ये सब हल्ला चिल्ला काहे कर रहा है, काहे इस तरह की बात। अरे जब बिहार में शराब बंदी है, पीने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला सबके ऊपर कार्रवाई है, तो पहले आप उसको गिरफ्तार न कीजिए जो दारू पिया हुआ है। उसके बाद में 11,000 का बात होगा, जो 11,000 लिया कि 22,000 लिया, वो सब तो दूसरा मैटर है। पहला मैटर तो बिहार में दारू पिया है मतलब अरेस्ट होगा जी। वो करिए नहीं रहा है। यहाँ टोटल ड्रामा है। और देखिए, भारत का एक ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जनसंख्या जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल, कोई पुलिस स्टेशन, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें बिना ऊपर का पैसा दिए हुए काम हो जाए। तो मैं किसी कारणवश एक हॉस्पिटल में खाली ये पूछने गया था। मैंने सोचा कि अगर बाद में कुछ दिक्कत आ जाए तो कैसे इस्तेमाल होगा, पहले से पता करके रखते हैं। मैं एक हॉस्पिटल में पूछने गया जहाँ पर बड़ा बोर्ड लगा था, यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड मान्य है जी। तो मैं गया अंदर गया, उसको पूछा कि भाई अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो आपके पास अगर हम इलाज कराने आते हैं तो क्या हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा आयुष्मान कार्ड से? वो कह रहे भाई पैसा वाला से पहले आपका इलाज होगा,
हम कहे काहे हो, हम तो कार्ड देंगे आपको, सरकार से पैसा लेना हो तो पहले हमारे इलाज काहे होगा। ये आप बुर्बक है, आप कितने का इलाज कराइएगा, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, आप जितने का इलाज कराइएगा ना ओकर 3 गुना क्लेम हम भारत सरकार से करेंगे जी। और आपके अगर इलाज में 50,000 लगा है तो हम भारत सरकार से 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लेंगे। तो यहाँ भारत जो देश है ना, इसमें जैसे ही कोई व्यवस्था बनती है, व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था या कोई नियम जो केंद्र में सरकार है वो बनाती है, उससे पहले जो इधर है ना हजारों गीदड़ लग जाते हैं। हाँ, लोग ये व्यवस्था बना लेते हैं कि इसमें से माल कैसे निकाला जाए। और ये तो मैं एक मामूली बात बता रहा हूँ, कई बार तो सरकार की नीतियाँ ही बनती है, इस बात के लिए बनती है कि इसमें से लूटा कैसे जाए। आपको एक बात पता है, पूरे विश्व में कहीं योजना के अंतर्गत काम नहीं होती है। योजना किसे कहा जाता है बताइए। भारत में शिक्षक भर्ती योजना आयोग करेगा, भारत में सेना भर्ती योजना आयोग करेगा, भारत में डॉक्टर का भर्ती योजना आयोग करेगा, भारत में हॉस्पिटल का भवन निर्माण योजना आयोग करता है। योजना क्या है? पूरे देशवासी को भारत की सरकार चूतिया बना रही है। आज से नहीं, जब से अंग्रेज 1947 से गया, 75 साल से अंग्रेजों ने जितना भारत को 200 साल में नहीं लूटा, भारत के नेता ने 75 साल में अंग्रेजों से 1000 गुना ज़्यादा भारत को लूटा है। ये अलग बात है कि अंग्रेज जो निठल्ले होते थे उसको मारता था, बोलता था काम करो, बैठ के खाना नहीं मिलेगा, बीमार हो चलो इलाज करते हैं। अरे गरीब था भगत सिंह जिसको मार दिया गया, फांसी दे दिया गया, गरीब था चंद्रशेखर आज़ाद, गरीब था बिस्मिल्लाह खान, गरीब था वीर सावरकर जी। जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की है, हॉस्पिटल की ही बात होगी। एक डॉक्टर जो दवाई का नाम लिखता है ना, वो साधारण इंग्लिश में MA किया हुआ आदमी भी नहीं पढ़ सकता है जी। पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कौन पढ़ता है? दवाई का दुकानदार। तो एक बार की बात है, एक फेसबुक पर मजाकिया आया था जोक्स, कहा कि ये अरे भाई ये डॉक्टर जो लिखता है वो क्या लिखता है जो तुम ही पढ़ते हो, साला हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो दवाई दुकानदार उसको बोलता है डॉक्टर लिखता है कि मैंने लूट लिया अब तुम लूटो। तो इस तरह की बात है। और यहाँ तो 11,000 वाला मामला उठाए हैं, जिन पत्रकार महोदय रंजीत कुमार झा जी ने इस मामला को उठाया है, बहुत खुशी हुआ कि आज भी जो पत्रकार का टीम है वो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ बनने की भूमिका में शामिल है। कुछ पत्रकार हैं जिन्हें खरीद लिया जाता है या डरा धमकाकर गलत रिपोर्टिंग करा दी जाती है। तो उन मामलों को छोड़ करके अगर वो लड़का कर्मचारी मधुबनी सदर अस्पताल का काबिल व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, आरक्षण के दम पर बहाली होकर के नहीं आया होता, 11,000 नहीं, पत्रकार महोदय वो 8 आना भी नहीं मांगता। क्योंकि उसके पास दर्द होता, क्योंकि उसके पास मानवता की फीलिंग आती, उसके दिल में सोचने समझने का बात होता। लेकिन चूंकि वो 2 ही शर्त पर नौकरी पाया है, या तो 2-4-10 लाख रुपया घूस दे करके या आरक्षण से, उसके अंदर दर्द फर्द नहीं है। वो लाश से भी बोटी नोच के बेचने वाला आदमी है। अच्छा, जिंदों के शहर में मुर्दों से यहाँ घूस लिया जा रहा है, तो उन घूस लेने वाले लोगों पर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि घूस लेने में बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है जो कार्रवाई करते हैं। आपको बेनीपट्टी का एक कांड मैं बताता हूँ। एक वो भी मधुबनी जिला में है। एक डॉक्टर जो डॉक्टर था वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता था और दवा का बहुत ही डुप्लीकेट दवा का कारोबार करता था। एक पत्रकार थे जो उभरे ही थे, पैदा ही हुए थे पत्रकारिता की दुनिया में। उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनकी पोल पट्टी खोल दी, उनको 8 गोली मारा गया था यहाँ जी। कैसे आवाज़ उठाएगा, कैसे काम होगा? वो आरक्षण के वजह से पैसा दे कर के हॉस्पिटल में नौकरी पाया है, और जहां आप कंप्लेन करने जाएंगे वो दरोगा भी पैसा दे कर के आरक्षण ले कर के और वहां दरोगा बना है। दोनों का तो जाति सेम है जी। तो कार्रवाई क्या होगी आपके सामने? आप एक बात जानते हैं, भारत में अगर आपका किसी ने जेब काटा है और जेब कतरा को आप पकड़ लिए हैं तो जेब कतरा सबसे पहले आपको कहेगा हमको पुलिस के पास ले चलो। कहीं कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो ड्राइवर दौड़ करके थाने में भागता है।
एक बात बताइए, प्रशासन वहाँ पे उसको तो डर लगना चाहिए कि हम चोरी किए हैं या एक्सीडेंट किए हैं या गलत काम कर रहे हैं तो हम थाना में कैसे जाएं। लेकिन उसको पता है जब हम जेब काटे हैं आपका 2000 रुपया, 1000 दरोगा लेगा, 1000 अपना लेगा, बात खत्म। आपके सामने FIR भी लिखेगा फेक कॉपी पर। भारत में कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पर FIR रजिस्टर एक ओरिजिनल और 3 डुप्लीकेट पड़ा होता है। भारत में कोई ऐसा TT नहीं है जिसके एक जेब में ओरिजिनल चालान का बुक और दूसरे जेब में डुप्लीकेट चालान का बुक होता है। बिहार घोटाला और घपला का वो अभिशप्त जगह है जहां पर कभी गौतम बुद्ध हुआ करते थे और जहां पर कभी चाणक्य जैसे बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री हुआ करते थे, जहां कभी पाटलिपुत्र क्षेत्र था और ईमानदारी के लिए विश्वविख्यात था। यह वही धरती है जहां पर माँ सीता ने जन्म लिया है और यहीं बगल में अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। लेकिन मैं यूपी को भी शामिल कर लेता हूं। अभी योगी जी के आने के बाद कुछ सुधार तो जरूर हुआ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ और ख़ास करके बिहार में 1000% बिना घूस के 100 में से सिर्फ 0.05% नौकरी होता है, नहीं तो 99.95% जो लोगों का नौकरी होता है वो घूस दे करके होता है। तो जो घूस दे करके पोस्ट पर आया है, कोई वीडियो अगर 25 लाख रुपया दे करके नानपुर, पुपरी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में अगर वीडियो बनता है तो पहले वो 25 लाख रुपया किसी भी हालत में लाएगा। तो क्या करे, जब वो खुदे दे करके बना है तो लेने में उसको क्या शर्म है। आप एक इंदिरा आवास में अगर 1,30,000 रुपया मिलता है तो जो 20,000 रुपया घूस का लिया जाता है उसे जोड़ते जोड़ते साला सब अरबों में पहुंचा देता है। तो वो अरब रुपया क्या एक आदमी ले लेता है। उसमें जो गांव के नेता है वहाँ से लेकर के और जो मंत्रालय है वहाँ तक पैसा जाता है। यहाँ तक कि CM और PM के पास भी उसका पैसा जाता है, क्योंकि जब एक गांव में 50 मकान बनता है और 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है तो कितना होता है वो पैसा, 10 लाख रुपया। ये गांव का पैसा BDO के पास जाता है। BDO के अंदर में इस तरह के 20 गांव है, वहां पर 2 करोड़ रुपया पहुंचा तो BDO 2 करोड़ में से 10-5 लाख रख करके बाकी जो है चढ़ावा कलेक्टर साहब को चढ़ा आते हैं। अब कलेक्टर साहब के पास तो ऐसा 200 गाँव है तो 25 करोड़ पहुँचेगा। तो 25 करोड़ में से 1-8 करोड़ जैसा जिसका रैंक है वो अपना रख लिए, 1-8 करोड़ वहाँ के माननीय सांसद को दे दिए, 1-8 करोड़ इधर उधर के जो नेता लोग हैं आवाज़ उठाने वाले जिसके चक्कर में वो फंस सकते हैं उनको दे दिए। बाकी जो 100 करोड़ या 50 करोड़ या 2 करोड़ जो भी रुपया हो वो रुपया जाता है विभाग में, जहाँ से ये इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर बन रहा है उस घर के लाभार्थी को पैसा रिलीज होता है, वहाँ करोड़ों रुपया जाता है। देखिए ये सब चलता रहेगा। 11,000 मांगा है, महंगाई बढ़ेगा तो 20-25 हज़ार भी मांगेगा। पत्रकार आवाज़ आप लोग उठाते रहिएगा, इससे कहीं कुछ होने जाने वाला है नहीं। भारत की ये विडंबना है कि जिस भारत के संस्कार, सभ्यता और ईमानदारी को कभी पूजा जाता था उसका विश्व में भ्रष्टाचार की रैंकिंग में 1 नंबर पर स्थान चल रहा है। हम लोग इस बात के लिए गौरवान्वित हो सकते हैं कि आज़ादी की जो हम लोग 75वीं जयंती मना रहे हैं इस बार 2022 में, नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा लहराने का जो योजना चालू किया है उसको सर माना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को ये बात बोलना पड़ता है कि तुम अपने घर पर तिरंगा लगाओ। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तुम तो देश को लूटने आए हो। कहे ही थे झोला लेके आए हो, झेला लेके चले जाओगे। झोला लेके तुम जरूर आए थे लेकिन सूटकेस में भर कर जाओगे। पूरी दुनिया जानती है क्या भर कर जाओगे तुम। माने देशवासी को कहोगे तिरंगा लगाने के लिए तब लगाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्य पर। और पूरा देश हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहा है जैसे साला कोई बड़का तीर मार लिया हो, भारत से गरीबी को मिटा दिया हो, बेरोजगारी को मिटा दिया हो। तिरंगा लहराने की बात करते हो, एक गरीब आदमी से 11,000 रुपया बॉडी देने के लिए मांगा जाता है, उस पर तुम्हारा कोई विभाग का कोई बयान आया है? वो रंजीत कुमार झा अपनी जान पर खेल करके उससे लड़ गया। कहीं से आप किसी पुलिस वाले का, MP MLA का बयान सुने हैं? लेकिन एक आरती जिसके चक्कर में छोटू मारा गया उस पर सब MP उसको अपना बेटी बनाने के लिए तैयार है, घरवाली बनाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक गरीब से 11,000 रुपया मांगा जा रहा है। कोई विधायक MP, प्रशासन की टीम वहाँ पर बैठी है, 3 स्टार पुलिस ऑफिसर है, कंधे पर 3 स्टार लगा होता है तो बड़ा अधिकारी होता है।
क्या कर रहा है वो? जी। मजा कर रहा है। सोचिए, विचारिए और फिर अपने काम में सतर्की से लग जाइए, खुद को बचा लीजिए। आप बहुत भाग्यशाली है भारत में। धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद।